Hello everyone. Today we are going to start enzyme, which is one of the most important topic of बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल जो है हमारा उसका सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है हमारा एंजाइम है। और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस अगर हम बात करें, कोई भी एरिया की बात करें, तो वहाँ एंजाइम यूटिलाइज है, क्योंकि एंजाइम जो है काम है उसका, उसकी बात करें तो एंजाइम कैटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है और जो है एनाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो एंजाइम हमारे पास एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि काम क्या है, इसका काम ये है कि वो कैटाबोलाइक बॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करेगा और एनाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। मीन्स ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटी जो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होंगी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के या लिविंग सिस्टम की बात करें, तो वहाँ पे जो परफॉर्म हो रही है वो कौन कर रहा है? एंजाइम कर रहा है। तो वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन, किस तरह हम डिफ़ाइन करें एंजाइम को। तो एंजाइम को डिफ़ाइन करने के लिए यहाँ पे दो सेंटेंस यूज़ किए गए हैं। फर्स्ट सेंटेंस की बात करें, एंजाइम आर द properties enzyme are protein function as a catalyst that speed up reaction by lowering the activation energy। तो एंजाइम की डेफिनेशन में फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एंजाइम क्या प्रोटीन्स हैं और उनका फंक्शन क्या है? एज ए कैटालिस्ट है दैट स्पीड अप द रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। जो एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स जो एनर्जी चाहिए जिसके थ्रू जो कोई भी एक्टिविटी या केमिकल एक्टिविटी परफॉर्म होगी, वो जो है बहुत कम चाहिए होती है किसमें? एंजाइम अगर वहाँ एक्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ एंजाइम कैटलिस्ट रेगुलेट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिज्म। दूसरी बात जो है डेफिनेशन से थोड़ा अलग है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो भी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं या फॉर्म हो रहे हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं किसी पार्टिकुलर सेल के अंदर, उनमें जो है सबसे बड़ा रोल किसका है? एंजाइम का है। फिर नेक्स्ट स्टार्ट करें हम डिस्कस करना इसी में कि जो ओरिजिन है, कि ओरिजिन किस तरह हुआ एंजाइम का या एंजाइमिक केमिस्ट्री का। तो फर्स्ट हम बात करें किसकी? 1858 की बात करें लुइस पास्चर की। तो लुइस पास्चर प्रेजेंटेड अ थ्योरी दैट शुगर इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल बाय फर्मेंट्स। तो उन्होंने क्या किया कि लुइस पास्चर ने देखा कि जो फर्मेंट्स हैं उनके थ्रू जो है क्या होता है कि शुगर जो है अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये उन्होंने ये बात कही। इसी बात को आगे देखा कि जो है यहाँ पे हम बात करें, जो वर्ड यहाँ पे जाइम एंजाइम वाज कॉइन्ड बाय द जर्मन फिजिसिस्ट विलियम कुहन। विलियम कुहन ने क्या किया, इसी को लेके जो उन्होंने वर्ड कॉइन किया एंजाइम। और क्यों कॉइन किया? क्योंकि 1897 की बात करें, एडवर्ड बकनर की बात करें, एडवर्ड बकनर ने क्या किया, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर वाज पॉसिबल विद द एंजाइम जाइमेज। तो दो बातें करें। एक बात एक है कि लुइस पास्चर ने देखा कि जो फर्मेंट्स हैं उनके थ्रू जो है हमारा शुगर फर्मेंट हो गया, अल्कोहल प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी चीज़ देखा कि एडवर्ड बकनर ने देखा कि जो है उन्होंने क्या किया, जाइमेज एक एंजाइम डिस्कवर किया। वो एंजाइम जो है वो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो यहीं पे बात स्टार्ट हुई कि जो एंजाइम वर्ड, वो मटेरियल, वो केमिकल जो ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है उसका नाम क्या हो? तो नाम आया किससे? इंजाइम। इंजाइम जो है, इन से आया क्या? इन जाइम से आया ईस्ट। मीन्स ईस्ट के अंदर कोई जाइम है जो क्या कर रहा है, ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। तो वहीं ईस्ट से जो है इसका नाम निकल गया है एंजाइम। तो एंजाइम वर्ड का जो ओरिजिन हुआ कहाँ से हुआ? ईस्ट से हुआ। क्लियर? तो ईस्ट से ही जो जाइम फॉर्म हुआ है और विलियम कुहन ने इस वर्ड को यूज़ किया है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी हमारे एंजाइम की। हमारा जो एंजाइम है उसकी प्रॉपर्टीज़ होगी। तो फर्स्ट बात करें, एक्सेलरेट द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। जो स्पीड है रिएक्शन की, जो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की स्पीड है, वो एक्सिलरेट हो जाएगी अगर वहाँ पे एंजाइम यूटिलाइज हो रहा है। दूसरी, द केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम इज नॉट चेंज बाय इंटरिंग अ बायोकेमिकल रिएक्शन। और किसी बायोकेमिकल रिएक्शन में जो नेचर है वो चेंज नहीं होगा। उसके साथ साथ बात करें, डिक्रीज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ सबस्ट्रेट। वहीं अगर हम बात करें एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो ये डिक्रीज करता है। वहीं हम बात करें, अभी आगे फर्दर बात भी करेंगे कि अगर कहीं पे इनऑर्गेनिक्स कैटालिस्ट यूटिलाइज हो रहा है तो वो जो स्पीड अप है या जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन की कैपेसिटी है उससे बहुत ज़्यादा होगी जब वहाँ पे हम कैटालिस्ट एज ए एंजाइम यूटिलाइज करेंगे, ऑर्गेनिक कैटालिस्ट यूटिलाइज करेंगे। नेक्स्ट बात करें, डू नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम
कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, उसके साथ साथ जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है किसी पार्टिकुलर रिएक्शन का, एक्टिविटी का, वो यहाँ पे चेंज नहीं होने देगा। कौन? एंजाइम। और लास्ट वन, कैटलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन। कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो जो कि ऑर्निक में चल रही है, ऑर्निक में चल रही है, वो कैटलाइज कौन कर रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ कैटलाइज कौन कर रहा है? वो हमारे एंजाइम्स कैटलाइज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट डिस्कस करें यहाँ पे नॉमेनक्लेचर का। यहाँ पे नॉमेनक्लेचर बहुत जगह हम अलग अलग यूज़ करते हैं, जैसे एक यहाँ पे 6 लिए हैं, तो कई तरह से हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट हम बात करें, टू ऐड suffix to the name of the substrate, यूरिया, यूरेज, arginine, arginase, टायरोसिन, टायरोनेज। तो यहाँ पे सफिक्स ऐड कर रहे हैं, ए एस ई ऐड कर रहे हैं। ए एस ई अगर कहीं भी किसी भी पार्टिकुलर किसी भी केमिकल कंपाउंड के आगे लगा हुआ है तो वो क्या होगा? हमारा एंजाइम होगा, या डीएनएज हो गया, आरएनएज हो गया, प्रोटीएज हो गया। तो ये सभी क्या होंगे? हमारे एंजाइम्स होंगे। वहीं नेक्स्ट हम बात करें, नेम फ्रॉम द स्पीसीज ऑफ ओरिजिन। और कुछ ऐसे एंजाइम हैं जिनका नेम रखा जाता है कि वो किस पार्टिकुलर स्पीसीज से ओरिजिनेट हुए हैं। जैसे पैपेनिन, पैपेन जो हो गया, फाइसिन हो गया, फाइसिन फीकस से हो रहा है, पैपेन जो हो गया पपाया से हो रहा है। तो जिससे ओरिजिनेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग भी हम जो है इसका नेम यूज़ करते हैं, या नॉमेनक्लेट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, टू ऐड सफिक्स लाइटिक टू डिनोट स्प्लिटिंग। अब कहीं पे अगर जो है कोई पार्टिकुलर एंजाइम हो लाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है? लाइटिक एक्टिव परफॉर्म कर रहा है, मीन्स कहीं पे दो या कोई पॉलीमर है उसके बॉन्ड के बीच में ब्रेक कर रहा है, तो वो हमारा क्या होगा? लाइटिक। तो अगर कहीं पे प्रोटीन को लाइटिक कर रहा है तो प्रोटियोलाइटिक हो गया, और कहीं लिपिड्स को लाइटिक कर रहा है तो लिपोलाइटिक हो गया, वहीं डीएनए को कहीं लाइटिक कर रहा है, डीएनएलिटिक एंजाइम हो गया। डिपेंड करता है कौन से पॉलीमर्स को वो वहाँ पे उनके बीच के जो बॉन्ड्स हैं, पेप्टाइड बॉन्ड है या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है या एस्टर बॉन्ड है, उनको ब्रेक कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम वहाँ पे ये नेम यूज करेंगे उस एंजाइम के साथ। नेक्स्ट बात करें, नेम बाय ग्रुप दैट कैटलाइज सिमिलर केमिकल रिएक्शन। अब कुछ ऐसे हैं कि कुछ सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन है उनको कैटलाइज कर रहे हैं, जैसे डिहाइड्रोजनेज हो गया, कहीं पे हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, कोई एंजाइम जो है, कोई भी एंजाइम अगर हाइड्रोजन रिलीज करने में हेल्प कर रहा है तो वो एंजाइम कौन सा होगा? डिहाइड्रोजनेज। उसके साथ साथ अगर कहीं पे वो ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है, ऑक्सीडाइजेज हो गया, प्रोटीनेजेस हो गया, एंड लाइपेजेस हो गया। तो डिपेंड करता है कहाँ पे किस एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी उस क्लास ऑफ एंजाइम की बात करेंगे। एंड नेक्स्ट और लास्ट की बात करें, रिटेन ओल्ड ट्रेडिशनल नेम। और कुछ में कुछ के साथ अभी भी हम जो वही जो ट्रेडिशनल नेम पहले हमने फॉर्म किए थे वही यूज़ कर रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं किया। जैसे हम बात करें टाइलिन की बात करें, पेप्सिन की बात करें, रैनिन की बात करें, ट्रिप्सिन की बात करें, तो ये कुछ एंजाइम्स हो गए, नेम हो गए। और जहाँ पे हम कहीं भी एंजाइम के नेम मिलेंगे, कुछ आपको यहीं से जो 6 पॉइंट गिवन है उन्हीं से मिलेंगे। कुछ जगह सफिक्स एज यूज़ किया होगा, कुछ जगह सफिक्स लाइटिक यूज़ किया होगा, डिपेंडिंग ऑन देयर एक्शन। उसके साथ साथ जो हम बात करें, कुछ ऐसे भी एंजाइम होंगे जो कि जहाँ से ओरिजिनेट हुए उनके अकॉर्डिंग नेम होगा, और कुछ के ट्रेडिशनल नेम है जो कि जैसे बताया टाइलिन हो गया, पेप्सिन हो गया, रैनिन और ट्रिप्सिन, ये ट्रेडिशनल नेम्स हो गए। अब नेक्स्ट जो डिस्कस करना स्टार्ट करें एंजाइम में कुछ और स्टार्ट करें, और मेनली यहाँ से डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हम क्या कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो कितनी फास्ट होती है वो डिस्कस करना है, क्योंकि एंजाइम जो है रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही फिगरसली जो है इंक्रीज करता है। तो वो स्टार्ट करें। फर्स्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। अगर हम सभी प्रोटीन की बात कर दें या एंजाइम की बात करें, जनरली वो प्रोटीन ही है, बट वी हैव सम एंजाइम लाइक राइबोजाइम विच हैव न्यूक्लिक एसिड आल्सो। यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड भी होगा, प्रोटीन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा जो है राइबोजाइम हो गया। इसको अगर छोड़ दें तो जितने भी हमारे पास एंजाइम हैं वो सभी के सभी क्या हैं? वो सभी के सभी क्या हैं? वो प्रोटीनेसियस हैं। Clear. An active site of an enzyme is crevice or pocket into which the substrate fit. तो यहाँ पे जनरली एंजाइम की बात करते हैं, एंजाइम में क्रैक एंड क्रैबिक्स या पॉकेट या क्रैबिक्स की बात करते हैं। और जो है इससे एक मेथड भी, या जो है इनके एक्शन का या रिएक्शन इनके एक्शन का जो है एक मेथड भी है, फिर जो है फिशर ने दिया था, लॉक एंड की मॉडल दिया था क्रैबिक्स और पॉकेट होने के कारण ही। तो वो यहाँ डिस्कस तो नहीं कर रहे, लेकिन ये
मॉडल भी हम डिस्कस करते हैं। Thus enzyme through their active site catalyze reaction at high rate। तो यहाँ पे जो एंजाइम है उसमें क्रैबिक्स और पॉकेट्स हैं। यहाँ क्रैबिक्स और पॉकेट किस लिए कि वहाँ पे इजीली सबस्ट्रेट बाइंड कर पाए, और बाइंड करने के बाद जो उसका एक्टिवेशन या जो दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे जो फॉर्म होना है, प्रोडक्ट फॉर्म होना है, या दो सबस्ट्रेट, जैसे सिंपली हम समझ भी सकते हैं इसको डायग्राम के थ्रू, जैसे यहाँ मैं ड्रॉ करूँ आपके लिए कि ये हो गया हमारा, ये एक हो गया, दूसरा ये हो गया। अब यहाँ पे हम बात करें, ये हो गया, एक ये हो गया, दूसरा यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे दो यहाँ पॉकेट दिखाई पड़ रहे हैं। एक सबस्ट्रेट जो है हमारा यहाँ पर आया, बाइंड हुआ, एक सबस्ट्रेट जो है हमारा आया यहाँ पे बाइंड हुआ, ठीक। दूसरा सबस्ट्रेट जो है हमारा यहाँ पर आया और बाइंड हो गया। अब होगा क्या, होगा ये कि जो है एंजाइम क्या करेगा, दो सबस्ट्रेट यहाँ आए हैं, इनके बीच में बॉन्डिंग क्रिएट कराएगा। एंजाइम क्या करेगा, इनके बीच में बॉन्डिंग क्रिएट कराएगा, और बॉन्डिंग होने के बाद जो है नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हमारा जो एंजाइम है वो फिर से ओपन रहेगा दूसरे सबस्ट्रेट के बाइंड करने के लिए, और दूसरा सब्जेक्ट बाइंड करने के लिए, और ये जो प्रोडक्ट है ये जो है ये रिलीज हो जाएगा, प्रोडक्ट जो है रिलीज हो जाएगा, और प्रोडक्ट रिलीज होने के बाद जो है दोबारा से वही एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया और ये हमारा एंजाइम। अब ये अगेन रेडी रहेगा। तो ये जो क्रैबिक्स और पॉकेट्स हैं, इनका मेन काम यही है कि यहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा, और सबस्ट्रेट आके बाइंड जब करेगा तो उसके बीच में जो है उसके बीच में कुछ बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, उस बॉन्ड के फॉर्मेशन से क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट जो है फॉर्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट वही यहाँ कह रहे हैं, एंजाइम थ्रू देयर एक्टिव साइट कैटलाइज रिएक्शन एट अ हाई रेट। यहाँ पे रिएक्शन जो कैटलाइज कर देगा हाई रेट पे कैटलाइज करेगा। नेक्स्ट हम बात करें, एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। अब एंजाइम कैटलिस्ट की बात करें, ये एकदम डिफरेंट है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की बात करें और एंजाइम की बात करें तो ये डिफरेंट है, और डिफरेंट क्या है, मेनली एफिशिएंसी ऑफ वर्क में डिफरेंस है। मेनली क्या है, एफिशिएंसी ऑफ वर्क में डिफरेंस है। दूसरा मेजर डिफरेंस ये है कि हमारे जो एंजाइम्स हैं, या जो ऑर्गेनिक एंजाइम्स है, वो हाई टेम्परेचर पे वर्क नहीं करते, बट इनऑर्गेनिक एंजाइम है दे कैन एबल टू वर्क ऑन हाई टेम्परेचर। क्यों, एंजाइम जो है मेनली हमारे प्रोटीनेशियस हैं, और हाई टेम्परेचर अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो एंजाइम जो है वो क्या हो जाएंगे, सॉलिडिफाई हो जाएंगे। क्लियर। तो एंजाइम जो है वो कैटलिस्ट, एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन मैनी वेज। फर्स्ट, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क इफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो है हाई वर्क करेंगे, किस पे, हाई, सॉरी, वर्क परफॉर्म करेंगे हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे, वाइल एंजाइम गेट डैमेज एट हाई टेम्परेचर। 40 डिग्री सेल्सियस या 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर जाएंगे तो जो है टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाएगा, और जो एंजाइम है वो डीनेचर्ड होना स्टार्ट कर जाएंगे। बट वी हैव सम एक्सेप्शंस फॉर दिस। However, enzyme isolate from organisms who normally live under extremely high temperature। अब कुछ हमारे पास जैसे आर्की बैक्टीरियाज हैं, वो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं, या कुछ अदर बैक्टीरियाज वो हाई टेम्परेचर सर्वाइव करते हैं, उनकी बॉडी में जो एंजाइम्स हैं वो हाई टेम्परेचर है विद स्टैंड होने की उनमें कैपेबिलिटी है। For example, hot vent and sulfur spring are stable and retain their catalytic power even at high temperature up to 80 to 90 डिग्री सेल्सियस। इनमें क्या कैपेबिलिटी होगी, 80 टू 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी सर्वाइव करेंगे। थर्मल स्टेबिलिटी इज दस एन important quality of such enzyme isolated from thermophilic ordin। अब ये जो चाहिए होगा हमें एंजाइम किस लिए चाहिए होगा, किससे चाहिए होगा, थर्मोफिलिक एंजाइम चाहिए होगा, इन केस अगर हम कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं किस पे, एक हाई टेम्परेचर पे। क्लियर। क्योंकि नॉर्मल एंजाइम जो है वो डीनेचर्ड हो जाएंगे, लेकिन ये एंजाइम वहाँ अवेलेबल रहेंगे, तो जनरली हम हाई टेम्परेचर रिएक्शंस जो हैं उनमें ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इन द absence ऑफ एनी एंजाइम दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन की बात की, जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, एक H2CO3 फॉर्म करेंगे, कार्बनिक एसिड फॉर्म करेंगे। तो अगर यहाँ पे इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट यूज़ करते हैं इसके फॉर्मेशन पे, तो यहाँ पे बहुत कम, अराउंड 200 मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे 1 घंटे के अंदर। कितने, 1 घंटे के अंदर फॉर्म होंगे। लेकिन वहीं अगर हम यूज़ कर लें कार्बनिक एनहाइड्रेज, यूज़ कर लें एंजाइम, कार्बनिक एनहाइड्रेज यूज़ कर लें, तो यहाँ पर सेकेंड 6 लाख मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे। ठीक, इतना ज़्यादा वेरिएशन आ जाएगा।
कि अगर हम यहाँ पे इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट यूज़ करते तो 1 घंटे के अंदर सिर्फ 200 मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे कार्बनिक एसिड के। वहीं अगर हम कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम यूटिलाइज करें तो 6 लाख मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब नेक्स्ट डिस्कस करें यहाँ पे बाइंडिंग प्रिंसिपल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे जो डिस्कस करें मेनली प्रिंसिपल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी डिस्कस करें, क्योंकि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी, और ये जो है कई बार आता है भी एग्जाम में आपके। बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट टू एक्टिव साइट टू फॉर्म द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे क्या एंजाइम है, एंजाइम में क्या होगा, एंजाइम में एक्टिव साइट होगी, एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट कंबाइन करेगा, कंबाइन करके क्या कन्वर्ट होगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज ट्रांजिएंट फिनोमेना। अब ये जो फॉर्मेशन है ट्रांजिएंट फिनोमेना है। ट्रांजिएंट फिनोमेना क्यों है कि जैसे यहाँ पे एक हमारा ये जो है ये हमारा एंजाइम हो गया, एक यहाँ पे एक्टिव साइड अवेलेबल है, एक यहाँ पे एक्टिव साइड है। अब यहाँ पे जो हमारा हमारा जो एक यहाँ पे बाइंड कर गया, एक यहाँ बाइंड कर गया, दो एंजाइम बाइंड कर गए। बाइंड करने के बाद जो है क्या फॉर्म हो गया, उनके बीच में बॉन्डिंग फॉर्म हो गई। बॉन्डिंग फॉर्म होने के बाद ये क्या हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारा आ जाएगा ई प्लस पी हो गया। कैसे हुआ, रिपीट करते हैं। हमने कहा एंजाइम ई प्लस एस क्या फॉर्म करेगा, ई प्लस एस फॉर्म करेगा क्या, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या एक ट्रांजिएंट फिनोमेनन। ट्रांजिएंट फिनोमेनन क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि जो प्रोडक्ट है हमारा वो या सबस्ट्रेट हैं, उन सबस्ट्रेट के बीच में बॉन्डिंग फॉर्म हुई, और सबस्ट्रेट के बीच में बॉन्डिंग फॉर्म होने के बाद जो है वो हमारा क्या हो गया, एंजाइम अलग हो गया और ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो ये बहुत कम टाइम के लिए इनके बीच में कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, और जब बहुत कम टाइम के लिए कहीं फॉर्म होता है कोई एसोसिएशन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट बोलते हैं। तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो एक ट्रांजिएंट फिनोमेनन है। और इसके बाद अ न्यू स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर्म, a new structure of the substrate from called ट्रांजिशन स्टेट। और ये जो होगा क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट होगा। आफ्टर दिस एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग कंप्लीटेड टू प्रोडक्ट रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइड। अब डिपेंड करता है जो एंजाइम और सबस्ट्रेट रिएक्शन हुई है वो कैटाबॉलिज्म हुई है एनाबॉलिज्म हुई है। कैटाबॉलिज्म हुई है तो वहाँ पे क्या होगा, जो सबस्ट्रेट है उनके बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो है हमारा एंजाइम एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से वो अलग होंगे। अलग होने के बाद एंजाइम और प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, और एंजाइम अवेलेबल होगा दोबारा सेम रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए। वहीं अगर सिंथेसिस की बात हुई है तो वहाँ पे क्या होगा, जो दो डिफरेंट सबस्ट्रेट्स हैं उनके बीच में एंजाइम क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करा देगा, और बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद क्या हो जाएगा, वो जो है एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म कर देंगे। तो दोनों चीज़ें यहाँ पॉसिबल हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग और सिंथेसिस दोनों हैं। नेक्स्ट अब समझे, यहाँ एक ग्राफ गिवन है हमें जो शो कर रहा है क्या, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, उसके साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी शो कर रहा है। एक्स एक्सिस पे आपको मिल जाएगा क्या, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और वहीं मिल जाएगा आपको वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की बात देखें, यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी देखने की समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी जो यहाँ मिल रही है हमें, सबस्ट्रेट हमारा यहाँ पे है और यहाँ से एक्टिवेशन यहाँ गया और प्रोडक्ट हमारा के यहाँ फॉर्म हुआ। क्लियर, तो ये चीज़ दिख रहा है। सेम ऐसे एक और हमें जो है, अगर हम एनसीईआरटी पे आप जाओ तो वहाँ पे एक और यहाँ मिलेगा, एक यहाँ पे ग्राफ मिलेगा आपको, कौन सा, एक ग्राफ मिलेगा इस कलर का, और वो ग्राफ क्या कर रहा है, शो कर रहा है इससे भी ज़्यादा एनर्जी शो कर रहा है। ठीक, मीन्स वो शो कर रहा है कि अगर आप यूज़ करते हो एक इनऑर्गेनिक मटेरियल या बिना किसी एंजाइम के यूज़ करते तो यहाँ पे क्या एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा आती है। वहीं अगर आप जो है ऑर्गेनिक या जो है एंजाइम यूज़ करते हो एक्टिविटी में, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की जगह ऑर्गेनिक कैटलिस्ट करते हो, तो वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी जो है कम होती है, और एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है और वो क्या होता है, प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट के फॉर्मेशन के बीच का जो डिफरेंस है वो कम कर देता है। अब ये जो यहाँ पे दिया हुआ है वो दिया किसका, एक्सोथर्मिक का ग्राफ गिवन है आपको। अब देखते हैं वही चीज़ कुछ हमें यहाँ एक्सप्लेन है। वी कैन अंडरस्टैंड with the graph in which y-axis represent the potential energy and x-axis represent the progression of a transition state and formation of product। तो ट्रांजिशन स्टेट भी एक्सप्लेन कर रहा है और जो है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बता रहा है।
ठीक। ग्राफ शोज द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। अब दिखा रहा है कि सबस्ट्रेट जो है यहाँ पे उसका एनर्जी लेवल ये है और प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल ये है, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वही हमारा क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। इफ द प्रोडक्ट इज लोअर देन द स्टेट एक्टिव ट्रांजिशन स्टेट, देन द रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पे अगर प्रोडक्ट जो है, सबस्ट्रेट हमारा यहाँ पे है, सबस्ट्रेट हमारा यहाँ पे है और प्रोडक्ट यहाँ फॉर्म हो रहा है, तो हमारा क्या होगा, जो रिएक्शन होगी क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी, और इसमें कोई एनर्जी नीडेड नहीं होगी। वहीं हम बात करें नेक्स्ट, अभी एक और पैराग्राफ एक और ग्राफ डील करेंगे, पैराग्राफ नहीं ग्राफ डील करेंगे, वहाँ डिस्कस करेंगे इंडोथर्मिक में केस क्या होगा। अब मेनली बात करें एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या, द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ सबस्ट्रेट फ्रॉम दैट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो ट्रांजिशन स्टेट में जहाँ सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंस है उसे ही क्या बोलते हैं, हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। दूसरी बात करें, जो सही ये पॉइंट हम डील करते हैं कि जहाँ पे प्रोडक्ट सबस्ट्रेट जो है और प्रोडक्ट के बीच में जो है, सबस्ट्रेट हाई लेवल पे होगा, प्रोडक्ट लोअर इंडो फॉर्म होगा, लोअर लेवल फॉर्म होगा, वो क्या रिएक्शन होगी हमारी, एक्सोथर्मिक होगी। वहीं हम बात करें अगर हमारा ये ग्राफ रहा कि जो सबस्ट्रेट है वो लोअर लेवल पे है, प्रोडक्ट हाई लेवल फॉर्म हो रहा है, तो वो हमारा कौन सा होगा, इंडोथर्मिक होगा, और यहाँ पे हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्लियर, बाहर से टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। बट इन द केस ऑफ एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक केस में क्या होगा, जो हमारे सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट है वो यहाँ प्रेजेंट होंगे, प्रोडक्ट यहाँ प्रेजेंट होगा, इस केस में हमें एनर्जी नहीं प्रोवाइड करनी होगी। तो इसी ग्राफ के साथ ये जो टॉपिक था हमारा एक्टिवेशन एनर्जी का और प्रिंसिपल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी का, वो कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया, यहाँ पे डिस्कस किया मेनली डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज और नॉमेनक्लेचर। उसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था एक्टिवेशन एनर्जी, हमने कंप्लीट कर दिया। अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो एंजाइमेटिक एक्शन डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट एंजाइम डिस्कस करेंगे। तो यहीं पे ये हम कंप्लीट करते हैं एंड कंक्लूड करते हैं।